पाकिस्तान में अंदर से इंतशार और खलफशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हम सियासी जमातें आपसे इत्तेफाक सिर्फ एक ही जगह करेंगे जहां पाकिस्तान की बात आएगी। इख्तिलाफ राय उसूलों पर करते हैं, लेकिन किसी को इस बात का हक नहीं दे सकते कि हम उनसे हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट भी लेते रहें। वफाकी हुकूमत नाकामियों को छुपाने के लिए अपोजिशन के खिलाफ गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रही है। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि अय्याज सादक नवाज शरीफ की थपकी के बगैर ये बयान लगा सकते हैं। तो वहाँ स्पीकर साहब सोए हुए थे, उस वक्त स्पीकर साहब के बयान को एक्सपंज कर देते। इदारे इतने मुकद्दस हैं कि उसके अफराद भी उनसे ज्यादा मुकद्दस हैं कि वो तनकीद से बालातर हैं। अपनी फौज के खिलाफ मेरा ख्याल है जो बात करता है उसको बॉर्डर के पास करता है, वो अमृतसर जाने रहे और पाकिस्तानी रहे। हम सब मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। ना मुझे हक है कि मैं किसी और को गद्दार कहूँ, ना किसी और को हक है कि वो मुझे गद्दार कहे। इस किस्म की हुकूमत, इस किस्म का टोला मुल्क के ऊपर मुसल्लत है जिसे इंतकाम के अलावा और किसी बात से सरोकार नहीं। सियासी बदमाश जो फिर रहे हैं इस मुल्क के इमेज को बुरी तरह से मसख कर रहे हैं, उनकी इजाजत हमारी हुकूमत बिल्कुल नहीं देगी। इस किस्म की स्टेटमेंट्स पे हम इनको अकाउंटेबल ठहराएंगे और इनके साथ कोई नरमी बरती नहीं जाएगी। नाजायज हुकूमत हम पर मुसल्लत न की जाए, धांधियां न की जाए, मुल्क की सियासत में मुदाखलत न की जाए। सियासत से लड़ाई आपका हक है, रियासत से लड़ाई आपका हक नहीं है। इंतशार और खलफशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इस इंतशार और खलफशार से ये ना हो कि सियासी कुव्वतों को पछताना पड़े। अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग पॉइंट, मैं हूं मोहम्मद बालिक। अंग्रेजी में एक लफ्ज़ होता है फीवरिश पिच। जो बयानात हैं, जो बातें हैं, वो इतनी खौफनाक हद तक चली गई हैं कि अब जेन्युइनली खौफ आना शुरू हो गया और एक सेंस ऑफ डेजवू आ रहा है। 90s में भी हमने देखा, फिर हमने उससे पहले भी देखा, लेकिन एक माहौल इतना गर्म हो गया कि अब समझ नहीं आ रही। इसको अंग्रेजी में कहते हैं समथिंग हैज़ टू गिव। अब गिवन कौन करेगा? क्या फ़ौज ब्लिंक करेगी? क्या गवर्नमेंट ब्लिंक करेगी? क्या अपोजिशन अपने बयानी से होगा? अगर तो स्ट्रैटेजी मियाँ साहब की ये है कि हम फोर्स करें कि फ़ौज गुफ्तगू करे हमारे साथ या प्राइम मिनिस्टर को मजबूर करे अपना स्टांस बदलने में, तो कामयाब शायद होती नज़र आ रही है, क्योंकि दो रिएक्शन गवर्नमेंट के आ चुके हुए हैं, आर्मी की तरफ से आ चुके हैं। गद्दारी अब फिर एकदम चलना शुरू होगी। आज पोस्टर्स लगे लाहौर में, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अयाज सादिक की, मीर जाफ़र, मीर सादिक, अयाज सादिक, वो चल पड़े। फिर बयानात जो आपके इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनकी एक सुनने वाली ये स्टेटमेंट, वो बड़ी डिस्टर्बिंग स्टेटमेंट है। अयाज सादिक साहब भी जब आज अपनी क्लियरेंस दे रहे थे तो अयाज सादिक साहब ने भी कुछ ऐसी बातें की राजों की, अगरचे उन्होंने कहा, क्वालिफाई किया कि मैं कोई बात नहीं बताऊंगा, लेकिन वो राजों की बात हो रही थी। फिर मौलाना साहब, अयाज सादिक साहब खड़े हुए थे, तो वहाँ पर उन्होंने मजहबी कार्ड भी फेंक दिया। उन्होंने कहा जी इस मुल्क में कोई तौहीन रसालत करता है तो उसको इज़्ज़त से बाहर भेज दिया जाता है, मगर यहाँ इदारों पे बात करें तो एक क़यामत आ जाती है। एक लगता है दिस अ मेथड टू मैडनेस, लेकिन शेख रशीद साहब की बात भी ठीक आती है, आपके कान खड़े होते हैं। ये सब कुछ जिस तरफ जा रहा है, क्या हम एक अनडेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ तो नहीं जा रहे? क्या अपोजिशन की डिलिबरेट मियाँ नवाज शरीफ साहब की स्ट्रैटेजी और प्राइम मिनिस्टर का सख्त रवैया, क्या दोनों जाने या अनजाने में एक मार्शल लॉ की तरफ मुल्क को तो नहीं धकेल रहे? बहुत सी बातें आज करेंगे। और मेरे साथ डॉक्टर शहबाज गिल हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस, निहाल हाशमी साहब, फॉर्मर सेनेटर, सीनियर लीडर PMLN, हमें मुबशर लुकमान भी ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में, और हाफिज़ हमदुल्ला से हम बात करेंगे। मैं शहबाज आपसे बात शुरू करूँगा क्योंकि गवर्नमेंट का मैंने एक वर्जन देना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आप भी और निहाल साहब भी ये दोनों चीज़ें सुन लें कि इंटीरियर मिनिस्टर ने क्या कहा और अयाज सादिक साहब ने आज क्या कहा। आपने देखा नहीं है कि जिस वक्त ANP की हुकूमत आई थी, जब ANP हुकूमत ने टेररिज्म के खिलाफ तरीके तालिबान अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बलोरों को मार दिया, हाजी गुलाम मोहम्मद बलोच को मार दिया, फिर इफ्तिखार के बेटे को मार दिया, ये रिएक्शन। तो मैं इस दुआ के साथ कि हमारे ये लोग जो कि इस नून के बयानिए के साथ हैं, अल्लाह ताला उनको हदायत है और अल्लाह ताला उनकी हिफाजत भी करे। तो मुझे लगता ये है कि वो वल्नरेबल है, इसलिए मेरे दोस्त
पास बेशुमार राज हैं। मेरे पास नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो थी पार्लियामेंट के, उसको मैं हेड करता रहा हूँ। मैंने कभी गैर जिम्मेदाराना ना स्टेटमेंट दी है, ना इंशाल्लाह दूंगा। जी डॉक्टर गेल, ये मुझे बताएं कि ये तो बड़ी वेल्ड सी थ्रेट जिसको कहते हैं, एक बड़ी इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि उनके रिएक्शन में बलोर मारे गए, अब अल्लाह रहम करे रिएक्शन आ सकता है। आप क्या मुस्लिम लीगियों को डरा रहे हैं कि इस पर कोई किलिंग हो सकती, कुछ हो सकता है? साथ ही जो अयाज सादिक साहब हैं वो भी एक वेल्ड थ्रेट दे रहे हैं। मैं अगरचे कहूँगा कुछ नहीं, लेकिन मुझे बहुत से राज पता हैं। ये क्या रविश शुरू हो गई है? नहीं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो हमें एज अ पाकिस्तानी इस चीज़ को अप्रोच करना चाहिए। सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर तानाजनी भी करती हैं, एक दूसरे की टांग भी खींचती हैं, एक दूसरे की गवर्नेंस पे भी बात करती हैं। दोनों पार्टीज की हुकूमत आ रही थी, हमारा इनसे स्टांस डिफरेंस था। हम कहते थे कि इन्होंने मुल्क को लूटा, चोरी की, इनका एहतसाब होना चाहिए। हम आए, हमारे आने के बाद इनको हमारी गवर्नेंस से कोई इशू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जेन्युइनली अगर ये करना चाहें, इनको लगे कि जी महंगाई हो गई, इन्हें कुछ और हमारे मसले नजर आए, ये बिल्कुल उसके ऊपर जलसा करें, जुलूस करें, जिसकी इन्हें आज़ादी दी गई। उसके बाद आपने देखा गुजरांवाला में नवाज शरीफ साहब ने क्या किया। उससे पहले नवाज शरीफ साहब किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने जो किया शहबाज, उस पर तो गिल साहब उस पर तो बात कर लेते हैं। ये मुझे बताएं, आज जो इंटीरियर मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है, ये बड़ी एक लिहाज से खौफनाक स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि जी रिएक्शन में तालिबान ने बलोरों को मार दिया, इफ्तिखार साहब के बेटे को मार दिया, अब वल्नरेबल हैं PMLN वाले। वल्नरेबल किससे हैं? आप क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर फौज के खिलाफ बात करेंगे तो क्या मारे जाएंगे? देखिए वो तो मैं, क्योंकि अभी भी जब आप स्टेटमेंट सुना रहे थे तो वो थोड़ी सी एको हो रही थी आवाज, तो मैं सुन नहीं सका। लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ हुकूमत की इस पे क्या पोजीशन है। शाह साहब की कोई स्टेटमेंट है तो उनसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया एग्जैक्टली। वो बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जरूर किसी कॉन्टेक्स्ट में बात की होगी। मैं जो हुकूमत की प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की स्टेटेड पॉलिसी वो ये है कि स्टेट अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानती है। स्टेट का एक आइन है, कवानीन है, जो कोई खिलाफ वर्जी करेगा उसके तहत उन आइन और कवानीन के तहत कार्रवाई की जाएगी। जब ये आपके सामने गुजरांवाला में हुआ, गुजरांवाला के बाद कराची में मरियम साहबा ने बात की, उसके बाद जब ये कोयटा पहुंचे तो नौरानी साहब के, मरहूम नौरानी साहब के बेटे, नौरानी साहब एक बड़े मुहब्बे वतन अच्छे सियासतदान थे, उनके बेटे से नापुख्तगी में बात हुई, बुरी कंपनी की वजह से, बुरी सोबत की वजह से बात हुई, जिस भी वजह से बात हुई, एक गलत बात हुई, लेकिन स्टेट ने रिस्ट्रेन किया, फौरन एक्शन नहीं लिया। हालांकि स्टेट के अंदर, हुकूमत के अंदर बहुत सारे लोगों का ये बयानिया था कि उनके ऊपर आर्टिकल 6 होना चाहिए, FIR दर्ज होनी चाहिए, लेकिन स्टेट ने रिस्ट्रेन किया, क्योंकि ऐसे लोग जो स्टेट के खिलाफ नहीं है लेकिन बुरे लोगों की सोबत में उनके मुंह से बातें निकली, उनको एक मौका मिलना चाहिए। और मैं भी अग्री करता हूं इससे, और स्टेट ने रिस्ट्रेन किया। अब हम आज आ गए मौजूदा सिचुएशन जो अयाज सादिक साहब ने, अयाज सादिक साहब ने असेंबली के फ्लोर पे एक बात की, शाम में मुजीबुर रहमान शामी साहब के प्रोग्राम पे बात की, उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने कहा मैं उसे एंडोर्स करता हूं बात को। आज आपने देखा उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा मेरे पास बहुत सारे राज हैं। देखिए, स्टेट को पता है अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, लॉज मौजूद हैं। आपका 1923 का सीक्रेसी एक्ट जो है वो पाकिस्तान का मौजूद है। अगर इन्होंने मजीद इस तरह की सलामती पे हम पे हमले करें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे करें, उनकी हुकूमत पे करें, हम मौजूद हैं। ये हमें कहें हमारी गवर्नेंस बुरी है, ये कहें इस हुकूमत को चले जाना चाहिए, ये हमारे खिलाफ जलसा करें, जो मर्जी करें, हम इनके साथ एहतसाब करना है। लेकिन स्टेट के खिलाफ मैं मालिक साहब सिर्फ इतनी खिदमत कर दूं, मजीद अब स्टेट के खिलाफ ये धमकियां देंगे या बातें करेंगे तो कानून के तहत कार्रवाई। आज शिबली फराज ने भी किया, आज शिबली फराज भी कह रहे थे क्या आप लोग क्या कोई लीगल कार्रवाई कर रहे हैं अयाज सादिक के खिलाफ? जी देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि स्टेट बहुत सोच समझ के, देखिए जो हमने इनके बारे में कार्रवाई करनी है, इंडिया ने उसको एक्सप्लॉइट करना है ना सर्टेन कॉन्टेक्स्ट, दूसरे मुल्कों ने सर्टेन कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लॉइट करना है, क्योंकि इनको खुद नहीं समझ आ रही नादान लोगों को कि ये कहां जाकर कहां अपने ही मुंह पे मुक्के मार रहे हैं। सिर्फ नवाज शरीफ और उनकी बेटी को चले, मैं निहाल हाशमी साहब से लेट मी गेट द अदर पीपल इन, मैं बाकियों को भी ले आऊं। रही है तो क्या करना है। मुबशर लुकमान ने भी ज्वाइन कर लिया, थैंक यू मुबशर। निहाल साहब, ये पहले एक सीजनड आदमी है अयाज सादिक साहब, बड़े सेंसिबल आदमी हैं। पहले उन्होंने एक इन कैमरा मीटिंग की जो बातें थी वो बाहर आके कर दी, जिसको बाद में उन दो लोगों ने डिनाई भी कर दिया।
असद उमर ने तो किया, चले वो तो दूसरी साइड के थे। खुद शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, हो सकता है कि कोई प्राइवेट कॉन्वर्सेशन हुई हो विद फॉरेन मिनिस्टर, सब कुछ। आज उन्होंने एक और थ्रेट भी दे दिया है, वेल थ्रेट मैं इसको कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं कोई बात नहीं करूँगा मगर मेरे सीने में बहुत राज हैं। और मुझे याद है नवाज शरीफ साहब भी ये बात करते थे कि मेरे सीने में बहुत राज हैं। फिर मरियम कहती थी कि उनके सीने में बहुत राज हैं, मजबूर ना करें कि शुरू हो जाए। ये क्या ट्रेंड शुरू हो गया, सारे कौमी राज या हर चीज़, क्या सारी नेशनल इंटरेस्ट जो सी है वो पार्टी इंटरेस्ट से नीचे हो गई अब आप लोगों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे रियासत पाकिस्तान और नेशनल इंटरेस्ट की जितना कोई और हामी होगा, उसका सेफ गार्ड करेगा, उससे ज़्यादा हम करेंगे। मुझे आज अभी आप ट्विटर पे देखें तो आज मैं देख रहा था कि मोदी फवाद चौधरी के बयान को लेकर जिस तरह से उसने आज पब्लिकली मोदी ने बात की है, तो मैं तो बहुत ही उससे, और उसने कहा कि पार्लियामेंट, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने इंडोर्स कर दिया है। आज इस पे बात होना चाहिए था कि एक जिम्मेदार वजीर इस तरह की बात कर रहा हो। लेकिन उसकी हमने कल टेप चलाई थी हाशमी साहब, हमने कल टेप चलाई थी, हमने टेप चलाई थी उसमें नहीं सुन लीजिए ना, मैं फैक्ट के साथ रखूं। उसमें फवाद ने कहा आफ्टर पुलवामा पाकिस्तान ने घुस के अंदर जो किया उनके साथ, उसने कहा आफ्टर पुलवामा। ये तो इंडियन ट्विस्ट दे रहे हैं, उसने तो पुलवामा के बाद की बात नहीं जी, जो आप ना पुलवामा में उसने पुलवामा ही कहा है, मैंने खुद भी सुना। देखिए मालिक साहब रोकिए, मजीद वही काम कर रहे हैं, फिर इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, ना कीजिए आप। निहाल साहब मेरे बुजुर्ग हैं। चले मैं भट्टी साहब एक सेकंड, मैं अपने प्रोड्यूसर को कहता हूं कि वो क्लिप चला दें। मैं क्लिप चला देता हूं अभी फवाद चौधरी का, फिर इस पे आगे बात कर लेते हैं। चलाइए जरा क्लिप चलाएं। वाक़े के बाद जिस तरीके से हमने घुस के मारा हिंदुस्तान को, पुलवामा के वाक़े के बाद जिस तरीके से हमने घुस के मारा हिंदुस्तान को, जिस तरीके से हमने घुस के मारा पाकिस्तान की। अब हाशमी साहब देखेंगे, चला क्लिप, वो साफ कह रहे हैं पुलवामा के वाक़े के बाद जिस तरह हमने घुस के, और वो फिर एयरफोर्स की बात हो रही थी। मैं हाशमी साहब से, मेरा इनसे डिफरेंस है मालिक साहब, हम डिफरेंट पार्टी से हैं। मैं इनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं हाशमी साहब से, ये मेरे से बड़े उम्र में सियासी मुखालफत अपनी अपनी जगह, आप हमें गाली दे लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, जो आपका दिल है बात करें, खुदा का वास्ता है अपने मुल्क, आपका मुल्क है निहाल हाशमी साहब, ये आपका भी मुल्क है, आप मेरे से बड़े हैं, खुदा का वास्ता है वो नैरेटिव ना दें चौधरी साहब की स्टेटमेंट पे, बल्कि मैं तो कहूंगा आप अयाज सादिक की स्टेटमेंट से भी आपको चाहिए। मुझे डॉक्टर साहब मुझे थर्ड लेने दें, न्यूट्रल लेने दें, आप दोनों पॉलिटिशियन हैं। अब अगर आप मुझे बोलने दें, जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हुकूमत अपने नॉन इशू पे आकर के डिस्कशन करती है, इश्यूज पे आके बात करें, वो है महंगाई है, वो है इकोनॉमी, वो है लॉ एंड ऑर्डर, वो है फॉरेन पॉलिसी, वो आप लोग उठाएं, वो हमारी डॉलर, वो आप लोग उठाएं, आप तो वोट को इज्जत दो। ना ये हम उठाते हैं, आप नहीं सुन लीजिए ना, हम तो उठाते हैं और हमारा फर्ज है और हम उठाते रहेंगे, क्योंकि आवाम ने हमें भी आपकी तरफ वोट दिया है। और आज पाकिस्तान के आवाम बदहाल है, जो सबसे ज्यादा इश्यूज को, नॉन इश्यूज को उठाती है वो गवर्नमेंट उठाती है, गवर्नमेंट उसको प्ले करती है और उसको पता ही नहीं कि वो क्या आग के साथ खेल रही है। मैं जरा मुबश्शिर को भी ले लूं, ज्यादा नुकसान हमारे इस मुल्क का है। मैं जरा मुबश्शिर को भी शामिल कर लूं उसमें। मुबश्शिर बड़ी ही फीवरिश पिच पे चली गई हैं बातें, गद्दारों के पोस्टर, फिर ये आज मौलाना फजल रहमान ने भी फिर खोल के तोपें दाग दी हैं सब कुछ। आज शेख रशीद साहब ने फिर एक कहा कि जी माशाल्लाह नहीं लग रहा, बट एक बड़े हम खौफनाक तरीके की तरफ जा रहे हैं। स्ट्रैटेजी नज़र ये आती है नवाज शरीफ साहब की कि इतना प्रेशर बढ़ा दो कि या फौजी मजबूर हो जाएं, वो तो मार्शल लॉ मेरे से बात करें, या निज़ाम गिर जाए, ताकि आई एम अ विनर ऑफ इट। हम जा के दर लगता क्या होगा, क्या हम एनार्की की तरफ जा रहे हैं, सीधी सी बात है। ऑर्केस्ट्रेटेड एनार्की तो नहीं है अब, क्योंकि जब आप एक बार समझेंगे कि आप ऑर्केस्ट्रेट करें, फिर आपके हाथ से निकल जाएगी। फायर आप मार सकते हैं, गोली कहाँ पे लगनी है जाके वो आप नहीं कंट्रोल कर सकते, फिर वो खुद से लगेगी। देखिए एक बात जो एजाज शाह ने कही है ना, वो बड़ी सही है, मैं उनको एंडोर्स करूँगा। आप ये देखें कि
3 दिन से ट्विटर पे, फेसबुक पे ट्रेंड क्या चल रहा है, कैसी कैसी तस्वीरें शेयर हो रही हैं, कैसे कैसे लान तान हो रही है, सब कुछ हो रहा है। पीपल आर गेटिंग अपसेट, दे आर गेटिंग अपसेट बिकॉज लोगों के लिए एवनफील्ड के महल नहीं है उनके पास, लोगों के पास स्विट्ज़रलैंड के रेंचेस नहीं है, लोगों के पास टेक्सास में कोई ऑयल पंप्स नहीं है। वो उनका जो कुछ भी है यही मुल्क है और इसी मुल्क में है। लोगों के पास तो आटा चीनी भी नहीं है। अच्छा, वो बात यह है कि लोग नहीं चाहते हैं कि आप हमारे मुल्क के इदारों को या आप हमारे मुल्क की रियासत को कमज़ोर करें। देखिए, शहबाज गिल से मैं एक बात से एग्री करता हूँ और एक से नहीं करता। मैं एग्री इससे नहीं करता हूँ, कहते हैं हमारी आप कारकर्दगी पे बात करें, उस पर तो फिर 3-4 मैराथन सेशन करने पड़ेंगे, क्योंकि एक प्रोग्राम में तो हो नहीं सकती इतनी शिकायत नहीं। वो छोटी सी डिस्कशन भी हो सकती है, कौन सी कारकर्दगी ये भी है छोटी भी लेकिन देखें, निहाल हाशमी साहब एक बहुत मुहिब वतन पाकिस्तानी है और इन्होंने पाकिस्तान के लिए जेलें भी काटी हैं, इन्होंने सऊबतें भी बर्दाश्त की हैं। लेकिन अब ऐसा जो बयानियाँ आ रही है, खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर लोगों को मुश्किल हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता है अब्दुल कादिर बलोच साहब छोड़ चुके हैं। अब्दुल कादिर बलोच जो जा रहे हैं, क्या ये वाकई सनाउल्लाह ज़हरी की वजह से है कि अपनी जनरल लीग्स की वजह से है? अच्छा जी, अब सनाउल्लाह ज़हरी और अमीर मकाम भी छोड़ने लगे हैं, मेरी इत्तला है। मैं भी यहाँ पे आ रहा था तो मुझे पता चला कि वो भी आज रात को छोड़ देंगे। देखें, हर आदमी जो है ना, वो एवनफील्ड के अपार्टमेंट पे नहीं बैठा, उसने यहाँ पे उसके घर वाले हैं, उसके बच्चे हैं, उसके रिश्तेदार हैं, उसके अजीज़ हैं। हुकूमत से नहीं डरते लोग। हुकूमत कोई खुदा न खास्ता हंटर लेके लोगों के पीछे नहीं पड़ी हुई। लोग अपने अजीज़ व कारिब से डरते हैं, लोग अपने घर वालों से डरते हैं कि यार ये हमें लान तान कर रहे हैं। मैं आपको एक बात कहूँ, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो डाई हार्ड पीपल्स पार्टी के या PMLN के वोटर्स थे, उनके बच्चों ने फोर्स करके उनसे PTI को वोट दिलवाया। ये घर की जो पावर होती है ना, और घर का जो क्रिटिसिज्म होता है ना मालिक साहब, ये बड़ा खौफनाक होता है। मैं और आप दुनिया को बता सकते हैं अपने घर में हम नहीं लड़ सकते, वहाँ पे हम चुप होना पड़ता है। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे बड़े दुख से मैं ये कह रहा हूँ, अयाज सादिक साहब इज़ वन ऑफ दोज पीपल कि अगर मुझे कोई कहता ना कि इस मुल्क में कौन कौन वज़ीर आज़म हो सकता है, तो मे बी आई वुड हैव पॉइंटेड हिम आउट कि ये इतने सोबर, अच्छे, पढ़े लिखे और तहजीब वाले आदमी हैं। वो जो उनकी स्लिप ऑफ टंग थी ना, आज जो उन्होंने बात की है ना, ये दूसरी है। ये उन्होंने, मेरा ख्याल है कि सारा जो सोशल मीडिया पे हो रहा है ना, उसे तंग आके उन्होंने ये बात की है कि यार होल्ड ऑन, चुप कर जाओ। लेकिन ऑब्वियसली ये यहाँ पे कंट्रोल ये तो नहीं हुआ। हुकूमत की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है। अभी गिल साहब जिक्र कर रहे हैं, लेकिन क्यों पर्चा नहीं कटा क्वेटा वाले वाक़े के ऊपर? क्यों उस जलसे के उस स्टेटमेंट के ऊपर आर्टिकल 6 कुलभूषण यादव पे लगाना है? किस पे लगाना है? इसी मुल्क के लोगों पे लगाना है ना, जो इस मुल्क से गद्दारी करते हैं। तो अचक साहब ने ज्यादा खौफनाक स्टेटमेंट दी तो फिर आप क्यों नहीं करते? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? या आप लॉ को इम्प्लीमेंट करें, वरना अगर आपकी हुकूमत कमजोर है तो उसके पीछे गिल साहब। लेकिन एक चीज़ तो बताएं, लगता अब ये है कि जैसे हाशमी साहब ने कहा कि असल इश्यूज और हैं, आप लोग नॉन इश्यूज को बना रहे हैं, तो आपको ये भी कहा जा सकता है कि आप फौज को आगे करके खुद उसके पीछे छुप रहे हैं, और ताकि आपकी इनकॉम्पिटेंसेस, आपकी गवर्नेंस इश्यूज, पंजाब के अंदर जो हाल है वो सबके सामने। क्या हाल है ही कोई नहीं हाल, जो बेहाल है जो। हाँ। तो वो जो सारे इश्यूज हैं, आप फौज का इशू बना के और पीछे उनको आगे लगा रहे हैं और खुद उनकी प्रोटेक्शन में उनको पीछे छुप रहे हैं। ये मालिक साहब, आप क्योंकि कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजी को समझते हैं और एक स्ट्रेटजिस्ट भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, रिपोर्टर से ऊपर आए हैं, सो द सेम गोज़ फॉर मुबशर लुकमान, आप लोग वन ऑफ द पायनियर्स हैं, इसलिए आप चाहते ना चाहते कम्युनिकेशन को समझ रहे हैं और आपको ये भी बात समझ आ रही है कि इस टाइम कोई भी अपोजिशन हो उनको क्या करना चाहिए। बुनियादी तौर पर तो अपोजिशन का ये काम है कि वो हमारे ऊपर गवर्नेंस पे अटैक करें और बॉल को इस कोर्ट में रखें जो उनका और हमारा बनता है, जो हमारा एरिया खेलने का। आप जब आप कहेंगे वोट को इज्जत दो, आप कहेंगे मुझसे फलां जर्नल ने इस्तीफा मांगा था, आप कहेंगे अभी भी जर्नल्स कंट्रोल, आप बार बार आर्मी के जर्नल्स को क्रिटिसाइज करेंगे तो बार बार डिस्कशन उधर चली जाएगी। हम तो कहते ही हैं इन्हें बार बार कि आप आर्मी को क्रिटिसाइज ना करें, आप इदारों को क्रिटिसाइज नहीं करें। आप कहते हैं सिलेक्टेड। 2013 की गवर्नमेंट के अंदर पंजाब में 100 जो नेशनल असेंबली की 147 निशस्तों के ऊपर पिटीशन थी और 2018 में 90 पे थी। पंजाब के अंदर 13 जगहों पर MNA की सीटों के ऊपर हमने कहा कि दांती हुई है, 11 पे इन्होंने कहा कि हुई है। आप जब बार बार कहेंगे सिलेक्टेड है और हमारी असल जंग सिलेक्टर्स के खिलाफ है, आप कौन है? मरियम सफदर कहती हैं कि इमरान खान कौन है, वो तो इररेलेवेंट है, उससे तो मेरी बात ही नहीं है।
बात तो मैं अटैक तो किसी और पे कर रही हूं, मसला तो हमारा किसी और के साथ है। जुबैर साहब मिलने जाते हैं कहीं पे और, तो आपको इनसे पूछना है कि ये बार बार हर चीज में हमारी आर्मी को, हमारे दिफाई इदारों को, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को खींच के क्यों ला रहे हैं? एक मिनट मैंने इंटरजेक्ट करना है एक बात पे शहबाज, आप दोनों की बात में एक मिनट मैंने इंटरजेक्ट करना है। मैं एक बड़े अल्लाह एक बात कह रहा हूं कि मियां साहब ने कहा कि आज के बाद कोई मुलाकात नहीं करेगा। मुलाकातें तो अभी भी कर रहे हैं नून लीग वाले, सारे कर रहे हैं जाके वहां पे। अब वो मियां साहब की मर्जी से यार देखें आप लोगों को दो बड़े सीनियर लोगों की एक मुलाकात हुई लेकिन वो उल्टी पड़ गई है। उसमें हमारे एक दोस्त भी हैं, उनको बल्कि मालिक साहब मैं एक सेकंड सिर्फ आपसे लेने के बजाय कुछ देना। मेरा मतलब है कि यार आप क्यों ड्रामा करते हैं लोगों के आगे? गुजारिश करता हूं, अगर ये आप जैसे किसी बंदे से ही मशवरा ले लें, मुबश्शिर साहब से ही मशवरा ले लें कि यार अगर आपका एनआरओ नहीं बन सका, आपकी अकाउंटेबिलिटी का भी मामला नहीं। देखें इमरान खान को एक एडवांटेज तो है इनके खिलाफ, भले आप भले हमें ये इल्जाम लगा लें कि हम उस एडवांटेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वो एडवांटेज क्या है हमें, और हम बिल्कुल उस एडवांटेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वो एडवांटेज ये है कि इमरान खान का कोई रिश्तेदार गवर्नमेंट में नहीं है, पीटीआई में कोई भी करप्शन करेगा हमारे लिए इंडिस्पेंसिबल नहीं, हम उठा के बाहर मारेंगे। इमरान खान करप्ट नहीं है। अब हमें ये एडेड एडवांटेज है पॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर, हमारी पार्टी और हमारा लीडर हम इससे मैक्सिमम एक्सप्लॉइट करते हैं इस एडवांटेज को फॉर द वेल बीइंग ऑफ नेशन। मेरी पूरी स्टेटमेंट चलाए जो भी चलाए, कल को फवाद चौधरी की तरह आदि ना चला दे कि एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सप्लॉइट का मतलब मेरा यहां पर यह है कि हम चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी हो, क्योंकि हमें कोई खतरा नहीं है हमारे लिए। अगर हमारे यहां भी हो ना जी, ख्वाजा साद रफीक है, ख्वाजा आसिफ हैं, ये आबद शेर अली हैं, ये मियां मोहसिन लतीफ हैं, ये हमजा शहबाज हैं, ये तो फैमिली के बंदे, इनको बाहर निकाल दिया तो पार्टी गिर जाएगी। एक नाम बता दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान के सामने आप रखें। मेरा एक ख्याल है वैसे हाफिज अब्दुल्ला क्विकली एक सजेशन दे दूं कि बहुत बेहतर होगा कि हुकूमत के अरकान पाकिस्तान की अफवाज को डिफेंड करना छोड़ दे, क्योंकि जब ये डिफेंड करते हैं उल्टा को भंड हो जाता है। इनको चाहिए उनको अपने काम खुद करने दें, आईएसपीआर कर लेगी उनको डिफेंड, ये अपनी हुकूमत को डिफेंड करें बस। हाफिज अब्दुल्ला साहब ने भी मैं ज्वाइन किया, फॉर्मर सेनेटर जेयूआई के सीनियर लीडर हैं। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मालिक साहब। हाफिज साहब ये बताएं, आज भी मौलाना साहब ने फिर सख्त बातें की हैं और आप लोगों का गवर्नमेंट के बजाय फौज से डायरेक्ट जो आप लोग टकर रहे हैं, तो आम लोगों का ख्याल ये है, बहुत से आपके जो ऑब्जर्वर्स हैं जो देखते हैं सियासत को, वो कहते हैं कि बेसिकली आप चाहते हैं कि आपकी बातचीत हो। इमरान खान आप लोगों से बात नहीं कर रहे, ना आपसे, ना पीपल्स पार्टी वालों से, ना PMLN वालों से, तो आप लोगों ने इतना प्रेशर बना रहे हैं कि सिर्फ किसी तरह हमारे से फौज बात करे ताकि हमें कोई रास्ता मिले या कुछ। क्या इसलिए फौज पे अब हर वक्त हमला हो रहा है? आज भी हुआ। देखिए मालिक साहब, बात है मौलाना की तफसील से बात मैंने नहीं सुनी है क्योंकि मैं सफ़र में हूँ, और नेट का मसला भी है कि मौलाना साहब ने क्या गुजारिशात फरमाई है। लेकिन एक बात मैं अर्ज करूँ, मौलाना साहब PDM के सरबराह है, PDM की क़यादत कर रहे हैं और जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर है, और मौलाना साहब ने जो भी मौक़िफ़ इख्तियार किया है पूरी पार्टी उसको सपोर्ट करेगी। इसमें कोई आगे पीछे कोई लेपापोती की बात नहीं है। मौलाना साहब जो बात करता है, जो बात उन्होंने की है, वो PDM की 26 नुकात के अंदर रहते हुए उन्होंने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है। बुनियादी तौर पर दावा क्या है और हमारा मुद्दा क्या है। लेकिन एक बात तो मैं पूछ सकता हूँ उसको हम नहीं मानते। अच्छा एक बात तो बताएं, उसको हम नहीं मानते। वो इलेक्शन कैसे हुए, किसने किए, किसकी तो फिर मौलाना साहब ने इस असेंबली में सदर का इलेक्शन क्यों लड़ा था? देखिए मालिक साहब, ये बात आपकी बार बार ये सवालात उठे हैं कि इलेक्शन क्यों लड़ा। जमीयत उलमा इस्लाम और मौलाना साहब का रोज अव्वल से मौक़िफ़ ये था कि हम इस कठपुतली हुकूमत की असेंबली में बैठ के अवाम ने नहीं जाना है, और PMLN और PP को भी ये मशवरा दिया और दिगर पार्टियों को भी। लेकिन हमने PP और PMLN और दिगर पार्टियों की राय का एहतराम करते हुए उनकी शिद्दत इसरार की वजह से हम वहाँ गए कि ठीक है हम वहाँ जाएंगे, जो अपोजिशन हम बाहर करेंगे वहाँ भी करेंगे। उनकी राय का एहतराम हमने किया और 1 पॉइंट एजेंडा था कि नए इलेक्शन, साफ शफाफ इंतखाबात और 25/18 का इलेक्शन रिजेक्ट, ये बुनियादी फैसला है। आज भी उसी पर हम खड़े हैं। इस मुल्क में हम फेयर एंड फ्री इलेक्शन चाहते हैं, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इस तो बिलावल भुट्टो साहब ने तो बड़ा वाज़े तौर पे गिलगित में उस दिन इंटरव्यू में कहा है कि इस्तीफे जो से हैं उनको बिल्कुल उनकी कोई दिल नहीं है इस्तीफे देने पे,
और वो समझते हैं कि उनकी वालदा ने 17 लोगों के साथ ऑपोजिशन की थी। मैं बिलावल साहब की जो गिलगित बिल्तिस्तान में तकरीर है, मैं उसको मेरे ख्याल में बुनियाद नहीं बनाता हूँ। मैं बुनियाद बनाता हूँ उन 26 नुकात को जो 20 सितंबर APC की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सब ने दस्तखत की है। उसमें इस्तीफों का ऑप्शन मौजूद है। तो आपने आखिरी धरना जो ख़त्म किया था इस्लामाबाद में अब्दुल्ला साहब, उसमें मौलाना साहब ने कहा था मुझे गारंटीज़ दी हैं। वो चौधरी बरादरान आए थे और उन्होंने हमें गारंटीज़ दी थी और दिलवाई थी मार्च की, और उनका वाज़ेह इशारा सीधी सी बात है पिंडी की तरफ था। एक तरफ आप उनकी गारंटीज़ पे धरने उठा लेते हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग एक्सटेंशन पे वोट डाल देती है, तीसरी तरफ पीपल्स पार्टी कहती है हम इलेक्शन नहीं देंगे। ये किस किस्म की एक एहतजाज है? आपने एक्सटेंशन की उस वक्त भी जमीयत उलमा इस्लाम की नाराजगी थी इस बात पर, PP से भी और PML भी, कि एक तरफ हम अपोजिशन में है, एक बात हम करते हैं और जब सुबह नहीं तो उनकी गारंटीज पे आपने धरना क्यों खत्म किया था? वो नाराजगी हमारी थी, लेकिन 20 सितंबर के बाद जब एक APC हुई, एक एलामिया जारी हुआ, अगर किया तमाम नाराजगी। मैं आपको एक बात बताऊं, हाफिज साहब एक सेकंड, सॉरी खत्म हो गए। नहीं मेरा सवाल ये है अब्दुल्ला साहब, नहीं गलत है सवाल, गलत है। क्यों? मैं आपको रीजन बता दूं। हाफिज साहब बड़े अदब के साथ मैं काट रहा हूँ, मुबश्शिर लुकमान बात। असल में देखें, मौलाना फजलुर रहमान एक पॉलिटिकल एंटिटी हैं और उन्होंने सियासत की और करनी है। जब पहली बारी उनको किसी ने अप्रोच किया पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के अंदर, चौधरी शुजात ने, चौधरी परवेज लाई ने, उन्होंने उनको इज्जत दी और उन्होंने उनसे मुशावरत भी की, बात भी की, चाहे मानी या नहीं मानी मुझे नहीं पता, लेकिन इज्जत दी। हुकूमत की ये कमज़ोरी है कि हुकूमत जो है ना पॉलिटिकल लोगों से पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं करती, उसको अपने ओन पे छोड़ रही है। ये हुकूमत को अपना एटीट्यूड बदलना है यहाँ पे। हुकूमत में तो बाद में आएंगे ना, ये तो उनकी बकौल इनके उनकी गारंटीज पे चले गए ना। देखें, ये आज तक सियासतदान हमेशा एक तरफ आप फौज की गारंटी से चाहते हैं। दूसरी बात यह मालिक साहब माजरत के साथ, जब मस्जिद में कोई बच्चा शोर मचाता है ना, वो मौलवी साहब का ही बच्चा होता है, तो ये उतने ही करीब अस्करी की आदत के जितना आप हो सकते हैं या आपसे भी ज्यादा होंगे। ये आज नाराज है, कल मान भी जाएंगे। हम किसी के करीब नहीं, हम तो सवाल पूछते भाई मरते हैं। ये निहाल हाशमी साहब ये बताएं, ये सारी बातें जो हो रही हैं गवर्नमेंट की, हम गवर्नमेंट पे बात कर रहे हैं, जो आपने खुद कहा शुरू में, वो इश्यूज किसी के नहीं है। मौलाना साहब उठते हैं तो वो भी बात करते हैं पावर ट्रांसफ़र की, पावर की जो पावर इश्यूज हैं। मरियम उठती हैं या नवाशी साहब उठते हैं, वोट को इज्जत दो, वो अपनी पावर की बात करते हैं। आप लोग भी सारी थीम आपकी पावर ट्रांसफ़र या पावर के ऊपर है, हम ताकत में आए हम ना आए। आम आदमी की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। महंगाई पर रस्मन एक जुमला आ जाता है, गैस बिजली पे रस्मन जुमला आ जाता है। मालिक साहब, मैं बहुत मोहब्बत सब्र तहम्मुल से सब दोस्तों को सुना। अब ज़रा से मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा। दोनों हाथ से सलाम है पाकिस्तान की आर्मी को, जो दुनिया की सबसे बेस्ट आर्मी है, जो कुर्बानी देने के लिए खड़ी होती है। इस पर 2 सवाल नहीं है अपने शहीदों और जवानों के लिए, आप और हम सब के ख़ानदान के बच्चे हैं। तो इस चैप्टर को यहाँ क्लोज कर दें। अब जिस तरह आपने भी फ़ौज को अभी इम्प्लिकेट किया, शेख रशीद साहब इम्प्लिकेट कहते हैं, शहबाज गिल साहब, भाई बीच में कौन बार बार लेके आता है? रेलवे की वजारत की बात करें ना, वो गेट नंबर 4 की बात कर देते हैं। आप बात करें कि जी आपकी गवर्नमेंट क्या दे रही है। इसाक डार के दौर में 5.8 GDP था, आज माइनस पे क्यों आ गया? नवाज शरीफ के दौर में रोटी जो था वो 35 पे था, आज 80 पे क्यों आ गया? चीनी 50 पे था, 110 पे। ये इसको नहीं डिस्कस करते। क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते हैं कि फिर ये डिलीवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं करते कि जो इनका मंशूर था, जो 126 दिन इन्होंने पाकिस्तान के दारुल खिलाफा को यरगमाल बनाया, चाइनीज प्रेसिडेंट को आने से रोका, CPEC की मुखालफत की, तो अब ये हर चीज में आपने ठीक एक बात की कि उसके आड़ में जाके छुपते हैं। ये तो बेचारे, मैंने आप क्यों हमारे इदारों को बदनाम करना चाह रहे हैं? जो आपने ठीक बात किया मालिक साहब कि हर बात के पीछे उसके आपका स्पीकर उसने एक्शन क्यों नहीं लिया भाई? आपके वजीर खारजा उसने बयान क्यों नहीं दिया भाई? आप नॉन इशू को इशू बनाते हो और फिर भौंडे तरीके से FIR काटते हैं। तो जब आपको गवर्नमेंट कहती है क्या है, बात करते हैं हम इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बात करते हैं, हम दूसरी चीज़ों पे बात करते हैं,
बिल्कुल नहीं कहती है, आप लोग क्यों नहीं जाते हैं? गवर्नमेंट बुलडोज करना चाहती है, गवर्नमेंट बात नहीं करना। नहीं, गवर्नमेंट भाई ये असेंबली में नहीं आते हैं, ये फोर्स करते हैं, ये शहजादे हैं, ये मुगलिया से भी कई 2 हाथ आगे हैं, इनको तो पता ही नहीं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और हर बात किसी और के कंधे पे डाल देते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से मैं कराची में रहता हूं, आपने कहा 800 अरब रुपए आप देंगे, क्या 800 अरब रुपए कराची को दिया? 2 जो आखिरी साल में किए जब उनके ऊपर हो रहा था, 800 अरब दिया? आप बताएं, सिंध के रिहेबिलिटेशन के लिए 800 अरब दिया? हाशिम साहब, वो तो मुगलिया शहजादे, नौकरी के लिए मकान, मुगलिया शहजादे तो सारे ही थे। मैं फिगर्स उस दिन देखा था, आई माइट बी लिटिल रॉन्ग, लेकिन मुझे याद है कि मियां साहब ने शायद 4 सालों में 67 दिन अटेंड की थी पार्लियामेंट। 800 बिलियन का वादा करके गए आप 800 का वादा करके गए आप। अरे आदमी साहब, वो प्लीज आपका तो कूल डाउन रहे, कूल डाउन। आपका तो यहाँ पे प्लेटलेट्स का इलाज भी नहीं होना, और मियाँ साहब ने बाहर नहीं लेके जाना। आपकी सेहत हमें बड़ी। डॉक्टर शहबाज गिल, इशू ये बनता है कि गवर्नमेंट क्यों नहीं बात करती ऑपोजिशन? आप लोग, जितने भी लोग हमारे पास ऑपोजिशन के आते हैं, वो यही कहते हैं कि हमें मजबूर किया हुआ है, हम किससे बात करें? हम अगर पार्लियामान के अंदर, अब जिस तरह उस दिन डिप्टी स्पीकर ने पीपल्स पार्टी के एक बंदे को इसलिए निकाल दिया बाहर जो शो डाल रहा था कि एडवाइजर्स के उसने टैक्स रिटर्न्स मांगे थे, जिस पर जवाब नहीं कोई उसको मिला। कभी ये हुआ है कि इलेक्टेड पार्लियामेंट के अंदर नॉन इलेक्टेड एडवाइजर्स के टैक्स रिटर्न मानने पे इतनी नाराजगी हो जाए डिप्टी स्पीकर की, उठा के बंदे को बाहर निकाल दें? क्या ये नॉन इलेक्टेड लोगों की गवर्नमेंट चल रही है? जी, मैं बताता हूं। मैं आपको दो तीन चीजें आपके सारे कमेंट में हुई। एक तो मैं क्विकली कह देता हूं कि जो पार्लियामेंट के अंदर पहले दिन से हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर ने पहली जब स्पीच करनी थी, ये कहते हैं पार्लियामेंट में नहीं आते, बात नहीं करते। आपके पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर की जो पहली स्पीच थी, जो कि अपोजिशन को मेरे लिहाज से जितनी मर्जी दुश्मनी थी, पहली स्पीच सुननी चाहिए थी। पहली स्पीच में हुकूमत ने अपना नैरेटिव देना था, एजेंडा देना था, ताकि बाद में आप हमारी अकाउंटेबिलिटी कर सकते। पहली स्पीच से लेके आज के दिन तक सवाए बदतमीजी, मगलजात और वहां पर शोर शराबे के और पार्लियामेंट के अंदर कुछ नहीं किया गया। कभी भी प्राइम मिनिस्टर को वहां पर इन्होंने जो एक कौम के साथ बात करने की, हाँ इनकी हम बातें सुने, इनके साथ पहले हम हाथ जोड़ के इनसे तय करें, क्योंकि वही गुंडागर्दी वाली बात जो हमेशा से चलती आई है कि भाई आपके पांव को हाथ लगाते हैं, आप हमें तकरीर करने दें, फिर इनकी गुंडागर्दी चलेगी। देखिए, ये वो पार्टी नहीं है। इमरान खान 22-23 साल जद्दोजहद करके आया है। इमरान खान या उनकी पार्टी इनसे ब्लैकमेल नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी बात, वो जो मेंबर हैं वो आप, अगर मुझे तो लगता है कि आप बहुत अच्छी तरह पार्लियामेंट कवर करते हैं, आप अगर उनका सिर्फ 6 महीने का कंडक्ट देख लें, उनकी जुबान देख लें, उनके जिन मौजूआत पे वो बात करते हैं, जो जू मानी गाली गलोच वो करते हैं, औरतों के बारे में जो वो बातें करते हैं, जिस तरह के वो फिजिकल अशारे करते हैं, मेरे ख्याल में तो उनकी पार्लियामेंट की जो रुकनीयत है वो बहुत पहले ही उसके खिलाफ औरतों के इशू पर तो ना ही बात करें। आप सब ने जिस तरह CCPO लाहौर उस वक्त के जो थे उमर शेख, जिस तरह आप लोग उनके डिफेंस में आए थे उनकी स्टेटमेंट के बाद, और अभी भी एक बंदे पे जिसपे सेक्सुअल हरासमेंट का केस चल रहा है, एक फनकार आदमी है, उसको आप लोगों ने एम्बेसडर बना दिया। तो मेरा ख्याल है विमेन हरासमेंट की तरफ अब ना ही जाए तो बेहतर है। इधर तो मैन हरासमेंट का कोई वाली वारिस नहीं है। देखिए, दो बात। पहली बात तो CCPO की स्टेटमेंट को किसी ने डिफेंड नहीं किया, सबने कंडेम किया। रही बात अली जफर की, उनका वो पर्सनल बात है, उन्होंने जवाब देना, लेकिन मेरे ख्याल में तो केस उनके हक में फैसला हो चुका। आगे अगर कोई केस है तो उसका उन्होंने जवाब देना है। वो कोई ऐसा हुकूमती ओहदा उस तरीके से नहीं रखते। हाँ, अगर उन्हें एम्बेसडरशिप दी, उनके खिलाफ कभी भी कोई फैसला होता है वो वापस लिया जाएगा, लेकिन अगर फैसला नहीं है तो उनको एक्यूज करना ये भी गलत है। अब आते हैं वापस दूसरी बात की तरफ, जो ये बात करते हैं कि इस मौजू पे बात क्यों नहीं होती। उस पर हमने इनसे बात करने की कोशिश की, जैसे मुबशर लुकमान साहब ने कहा कि इलेक्शन की रिफॉर्म्स कर लें। दूसरी बातें, नैब के ऊपर, फैटफ के ऊपर बात करने की कोशिश की जब, तो ये नैब के 38 में से 34 शिकें ऐसी थी कि नैब में इन्हें NRO दे दिया जाए, वो तमाम मनी लॉन्ड्रिंग को कॉग्निजेबल ऑफेंस ना रखा जाए, पुलिस की दस्तंदाजी ना रखी जाए, ताकि जो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ इस टाइम केसेस भुगत रहे हैं उनमें उनको रिलीफ मिल जाए। बुनियादी तौर पर इनकी और हमारी बातचीत होने के चांसेस बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि हम दो अपोजिट पोल हैं अपनी अपनी स्ट्रेटजी में, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में। इनकी स्ट्रेटजी है रल के उड्डो, सारे रल मिल के लूटे। तो कौन फिर बिठाएगा कौन आप लोगों को? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बिठाएगा या आर्मी चीफ बिठाएगा? कौन बिठाएगा? मालिक देखिए मैं बताता हूं,
अब देखिए, हम न्यूज है, जियो है, आप लोगों को इकट्ठे बैठने की जरूरत नहीं है। आप एक कोड ऑफ कंडक्ट के तहत अपना अपना शो कर रहे हैं, आपका अपना अपना रोल है इस मुल्क के अंदर, सोसाइटी के अंदर। ये अपोजिशन है, अपना काम करें, हम अपना करें, हम इनके साथ क्यों बैठे? जिस मुल्की मसले के ऊपर बैठने की जरूरत होगी हम बैठने को तैयार हैं। बैठे थे तो अभिनंदन के ऊपर इन्हें कॉन्फिडेंस में लिया था ना, जिसका आज ये गंद निकाल रहे हैं और गंद डाल रहे हैं पाकिस्तान पे भी और पाकिस्तान के नाम के ऊपर भी। इनको अदरवाइज मुझे बताइए, एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में 5 हलकों से जीत के आया, पूरे मुल्क से एक बंदा जीत के, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ। एक पार्टी 23 साल के बाद पहली दफा गवर्नमेंट में आती है, इसलिए आती कि अभिनंदन को छोड़ना है कि नहीं, इनसे पूछना है हमने। वो अयाज सादिक ने फैसला करना था कि अभिनंदन को छोड़ना है कि नहीं, वो भाई हमने करना है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने करना है। हम आज भी कह रहे हैं वो फैसला हमने किया। आपको इज्जत दी थी कि आप एक अपोजिशन है, आपको इत्मीनान में लिया कि ये हमने फैसला किया। आपने फैसला नहीं करना, आपसे पूछने के लिए हमने नहीं बुलाया था आपको, अपने फैसले पे इन्फॉर्म किया था। अच्छा, मुझे यहाँ पे आप उसका क्या गंद डाल रहे हैं? मुझे डॉक्टर गिल, मुझे यहाँ पे आखिरी बात सर, हम चाहते हैं कि इकोनॉमी पे भी बात हो। हम चाहते हैं कि आवाम को पता चले कि इकोनॉमी के बड़े आंकड़े जहां ये छोड़ के गए भाई, वो भले आपका ट्रेड, भाई साहब इकोनॉमी पे क्या बात करें, मैं इकोनॉमी पे सुन लें, डॉक्टर साहब सुन लें, ऑन एयर सुन लें, ऑन एयर सुन लें। इकोनॉमी के इंचार्ज आपके एक अनइलेक्टेड जॉन से हैं, वो एडवाइजर साहब हैं। सुन लीजिए, मैं नहीं फर्क पड़ता है, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो काबिल नहीं। नहीं, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। जॉन से आपके गैस के इंचार्ज हैं, नेशनल रिसोर्सेज के नदीम बाबर साहब, वो भी अनइलेक्टेड हैं। वो समझते नहीं कि जवाब दें। हमने बहुत बारी उनको इनवाइट किया। सुन ले मेरी बात तो सुन ले ना। हमने बड़ी बारी इनवाइट किया है और ये हम फर्क देखते हैं इलेक्टेड लोगों में और नॉन इलेक्टेड लोगों में। इलेक्टेड लोग जितने मर्जी अपने वो हों, वो बहरहाल एक सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन होती है कि हमने आगे जवाब देना है। आपके जो 2 की सेक्टर्स के लोग हैं, आप चाहते हैं इकॉनमी में बात करें, वो आते ही नहीं हैं। आप मुझे बता दें कितने प्रोग्राम्स उन्होंने किए हैं। आप मुझे बता दें नदीम बाबर साहब ने कितने जवाब दिए। इस मुल्क में गैस का क्राइसिस आया हुआ है, वो किसी को जवाब दे नहीं आप है। अगर चाहते ये बहुत बड़ा मसला है। बाबर आपके प्रोग्राम में आए तो वो आएंगे, आप बताइए कब लेना चाहते हैं, वो आपके प्रोग्राम में आएंगे। मेरी तरफ से भाई कल आ जाएं, वो मेरे प्रोग्राम में आए, किसी के प्रोग्राम में आए, आके जवाब तो दें। आपने सारे काम खुद ही करने हैं तो अपने कोऑर्डिनेटर को तो फारिग करें। आपके लोगों को नहीं, वो आपके लोग आके जवाब दे रहे। खैर नहीं, ब्रेक, मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद आके हम आपसे ये बात मैं करना चाहूंगा कि एट द अल्टीमेटली गवर्नमेंट का लॉस होता है जब मुल्क में एनआरकी हो, जब लोगों में डिस्टर्बेंस हो। और अगर गवर्नमेंट नहीं करती और एक पूरी एक टकराव की कैफियत पैदा कर दी ऑपोजिशन ने, तो अल्टीमेटली लूजर कौन होगा? गवर्नमेंट, आप और मैं, आम शहरी, क्या रियासत के कलीदी इदारे? अल्टीमेटली लूजर कौन है इसमें? ये बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू द शो। हाशमी साहब ये बताएं, एंड गेम क्या है? अब कहाँ जाके बात होगी? गवर्नमेंट तो नहीं तैयार आपसे एक कदम पीछे हटने के, आप लोग फौज को से पीछे नहीं हट रहे, पूरी बंदूकें खोली हुई हैं, जाएगी कहाँ बात? ख़त्म कहाँ होगी? मालिक साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की शुरू में, और मैं आपको कह रहा हूँ हम फौज के साथ, फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये मेरी फौज है, ये मेरे बच्चे हैं, ये सारे शहीद पे सलाम। हर इदारे में काम करें। ये गवर्नमेंट की फेलियर थी कि इदारों को घसीट के लेके आते हैं, मद्दे मुकाबिल खड़ा कर देते हैं, हर इदारे से काम ले। वो शेख रशीद को रेलवे से ला करके अपना तर्जुमान बना देते हैं। आप बात करें, मैं रेडी हूँ, बात करें कि इसाक डार के दौर में पाकिस्तान की मैशत। हाशमी साहब वो बातें तो अभी और हैं, मुझे अब ये बताइए। एक छोटी सी डाउन टू माय 10 मिनट्स, मैं एक करेक्शन कर दूं, बिल्कुल क्विक करेक्शन कर दूं। शेख रशीद पीटीआई के मेंबर नहीं जनाब, वो अवामी मुस्लिम लीग के सदर हैं और अपनी पार्टी के सदर की हैसियत से भी बात करते हैं। बात ये हाशमी साहब, क्विकली, थोड़ा सा टाइम है, मुझे ये बताएं, आप सुन लीजिए मेरा सवाल सुन लीजिए। हमें एक पैटर्न नजर आया, मियां साहब ने पहली स्पीच की, उसमें इदारे को उन्होंने टारगेट किया। सेकंड स्पीच की, उसके अंदर उन्होंने बंदों को टारगेट किया कि जी आर्मी चीफ है, ये डीजी ISI है। फिर जब याद सादिक साहब की बात हुई और ये सारी बात हुई, तो आर्मी का रिस्पॉन्स है कि आप
जवानों में और ऑफिसर्स में तफरका डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त इकॉनमी इशू बहस नहीं चल रही इस मुल्क में, इस वक्त कोई बहस नहीं हो रही। दूसरी दो ही बहसें हो रही है, एक महंगाई की हो रही है और दूसरी ये कि जो फौज के और आपका जो क्लैश चल रहा है, और बिल्कुल जो सा है बातें बहुत आगे चली गई हैं। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि फिर नेट रिजल्ट क्या होगा अगर फौज ने आपका डायलॉग ना करवाया, तो फिर क्या होगा? ये फिर आप इल्जाम लगा रहे फौज क्यों कराएगी डायलॉग? भाई डायलॉग को सियासी लोग पार्लियामेंट में बैठ के करेंगे, फौज को क्यों आप इंप्लीकेट कर रहे हैं? मैं जिस तरह से इमरान खान साहब ने इंडिया में बैठ करके हमारे नेशनल आर्मी को इंप्लीकेट किया, क्लिप्स हैं, मैं आई डोंट वांट टू गो फॉर दैट। एपीसी पार्लियामेंट में क्यों नहीं बुलाई आज तक? तो पार्लियामेंट का काम है ना ये। आप किसी नहीं तो ये स्पीकर का काम था ना कि वो बुलाते और बुला करके इस पे आप प्रपोज तो करते ना, आप प्रपोज करते स्पीकर कि आपने अपने दौरे हुकूमत में कौन सी 4 एपीसी की उनमें कौन सी आपने बुला ली? लीडर ऑफ द हाउस, आपकी एक भी एपीसी जो है वो पार्लियामेंट में नहीं हुई है आज तक। नहीं करते अगर नून लीग के 35 साल दौर में एक मुझे एपीसी बता दें जो आपने पार्लियामेंट के अंदर की हो। देखे सुप्रीम कोर्ट को आपने चार्ज किया, मज़ारे कायद के ऊपर आप लोग नारेबाजी करते हैं, आप लोग लोगों के ऊपर अटैक आप करते हैं, बेनजीर फोटो की गलत तस्वीर फोटोशॉप करके आपने एरियल उसको छपवाया। उसके बाद आप हर चीज का देखें, इमरान खान की बड़ी कमजोरियां, लेकिन सारी कमजोरियां उस पर ना डालें, कुछ का बोझ खुद भी उठा लें। जीतने की वजह क्या है आप बताएं? लतीफ आफरीदी क्यों जीते? सर मुझे एक बात बताएं कि ये चेयरमैन नैब लगाया किसने है? चले मुझे ये बताएं, चेयरमैन नैब आपने लगाया, आसिफ जरदारी पे केसेस आप लोगों ने बनाए, आप पे केसेस जो है वो आसिफ जरदारी ने बनाए, बुरी हो गई पीटीआई। यार खुदा को जवाब देना, आपने एक दिन कब्र में भी जाना है, ऐसी बातें मत करें यार। क्या हो गया? मैं कहता हूँ आप पीटीआई की गवर्नेंस पे बात करें, खुदा की कसम मैं आपकी हाँ में हाँ मिला के इनकी गवर्नेंस को बैश करूंगा। मैं कहूंगा ये गलत कर रहे हैं, मैं कहूंगा इन्होंने पंजाब में मजाक बनाया हुआ है। आप बात करते हैं रियासत के इदारों को आप अटैक कर रहे हैं यार, आप इदारों के सरबराहों को अटैक कर रहे हैं। आपको यार अब तो हमजा शहबाज को, आप हसन नवाज को बनवा दें आर्मी चीफ, मियां साहब उसे भी 6 महीने बाद लड़ पड़ेंगे। मियां साहब को तो पसंद ही कोई नहीं है, ना चीफ जस्टिस, ना आर्मी चीफ, ना चेयरमैन, कोई भी जो उनसे सवाल पूछता है। आप माशाल्लाह तस्वीरें देखें उनकी, मैं देख रहा हूँ टीवी पे, हशाश बशाश है यार, ये प्लेटलेट की कमी वाली निशानी है। मुबश्शिर साहब ये इल्जाम ऐसे हाशमी साहब ऐसे बात ना करें। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको एक बात कहूं, आप लोग खुद अपने इदारों का पास रखिए, आप अपने इदारों में की हुई बातें जो आपकी अंडर ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट है उनको आप लाके फ्लोर ऑफ द हाउस में बोल रहे हैं ताकि आपको कोई चार्ज ना कर सके, आपको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज ना कर सके। लेकिन आप अवाम के सामने आप अपने इदारों को कमजोर कर दें, आपका ख्याल है अवाम विल टेक इट सिटिंग डाउन? नो हाशमी साहब, दे विल नॉट। आप लोगों के पास एवन फील्ड है, आप लोगों के पास दुबई के अकामे है, आप लोगों के पास स्विट्जरलैंड के अकाउंट है, अवाम के पास कुछ नहीं है। यही मुल्क है, हमने यहीं पे रहना है, हमारे माँ बाप यहीं दफन है, हमारे भाई यहीं पे दफन है, हम लोगों ने यहीं पे रहना है। हम लोगों के पास कोई पासपोर्ट नहीं है बाहर का, पे नहीं है। आप बताएं एक पाई का करप्शन आपने दिखाया हमारे भाई, कई पाई का करप्शन आप मानते ही नहीं है। किस क्लिप मैंने कहां चिट्टा है उसमें क्या दिखाऊंगा? खान साहब की वो तकारीर दिखा दें जो उन्होंने कंटेनर पे खड़े होकर कहा। हमने तो आज आपको मैं वो तकारीर दिखा दूं जिसमें मियां साहब ने आसिफ जरदारी को गद्दार कहा, जिसमें बेनजीर ने मियां साहब को गीदड़ कहा। आपको वो तकारीर दिखा दूं जिसमें आप उनको इंडियन एजेंट कहते थे, वो आपको रॉ का हिस्सा कहते थे। आपको वो तकारीर भी दिखा दूं। आपको वक्ती तौर पे अमनीसिया क्यों हो जाता है, वक्ती तौर पे डिमेंशिया हो जाता है आपको, अपने मतलब की बात आप सारी भूल जाते हैं। हाजी साहब ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। अपने लीडरों की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, लेकिन पाकिस्तान से ज्यादा नहीं, पाकिस्तान से ज्यादा किसी की हैसियत नहीं है, ना नवाज शरीफ की, ना इमरान खान की, ना जनरल बाजवा की, ना मुबश्शिर उस्मान की, ना मालिक की। नोबडी इज अबव पाकिस्तान। इसको याद रखें अपने जहन में, ये मुल्क है तो हम लोग हैं। प्लीज जरा बातों के आगे भी चलें, अपनी तकरीरें भी निकलवा लें। जो ख्वाजा आसिफ ने की तकरीरें पार्लियामेंट पे वो भी निकलवा लें, जो मियां साहब ने की थी वो भी निकलवा लें। ये बात पे कायम रहिएगा। पाकिस्तान हाशमी साहब, लेट्स टेक अ स्टेप बैक। देखिए बात जो ये कह रहे हैं मुबश्शिर, कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत ज्यादा हैं। एक तरफ आप कहते हैं इस फौज ने ये किया, फिर वहीं आप एक्सटेंशन, मियां साहब सीएसएस के इम्तिहान देके पास हुए थे, उसी फौज पे आप एक्सटेंशन के भी वोट देते हैं। फिर आप कहते हैं कल परसों मैं सुना था जी वो साकिब निसार ने ये एनआरओ दे दिया, फलाना कर दिया। साकिब निसार साहब किसके लॉ सेक्रेटरी थे? किन्होंने उनको जज बनाया था? आप लोगों ने, मियां साहब ने खुद बनाया था। इसी तरह हम जितने लोग देते हैं, आप कहते हैं जी वो करप्शन के, आप फिर आपने कहा
ये अदालतें जो सी इनसे इंसाफ चाहिए। साथ ही आप कहते हैं कि जी फौजियों ने इन्हीं अदालतों से हमें गुनाहगार करवा दिया, उस बेंच का बंदा आज चीफ जस्टिस बैठा हुआ है। आपकी भी तो कॉन्ट्रडिक्शंस है ना हर चीज में, हर चीज में। कल तवज्जो से आपको बड़े आराम से मैं जवाब देता हूं। अरशद मलिक का जो बयान है वो क्या है, नंबर 1। नंबर टू, क्या मुशर्रफ साहब का नाम लेना गुनाह है? नंबर 3, सर अगर मैं एक जाती बात करूं मुझे इजाजत है के अलावा दुनिया में कोई एक जाती बात कर दूं, इजाजत है मुझे। अगर आप मेरे बड़े हैं, आप बुरा ना मनाए, मैं आपको खुदा ना खास्ता पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहता, लेकिन आपने नून लीग को अपनी पूरी जिंदगी दे दी। निहाल हाशमी साहब, आपने अपने लीडर के लिए जेल काट ली जाके, 1 महीना आप जेल में भी रहे और आप वहां पे अस्पताल में भी गए, बड़ी आपकी खराब तबीयत थी, और उसके बाद आप लंदन गए यार, आपको उन्होंने अंदर घर के नहीं आने दिया। यार हाशमी साहब, ये लोग फिरौन बन जाते हैं, ये फिरौन बन जाते हैं, इनके लिए पाकिस्तान से मत लड़ाई करें। डॉक्टर शहबाज के लास्ट 2 मिनट्स योर क्लोजिंग कमेंट। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट देखिए शहबाज मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट हैज एवरीथिंग टू लूज। किसी जज साहब आपको नुकसान है अगर इस मुल्क में अफरा तफरी होती है, अगर निजाम गिरता है या चेंज होता है, आपका नुकसान है। शहबाज भाई बताएं गवर्नमेंट क्या करेगी इस पे? जी देखिए, दो चीजें मालिक साहब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि गवर्नमेंट ऑफ द डे का काम होता है कि लॉ एंड ऑर्डर भी रहे, इवन डिस्कशन का डिस्कोर्स भी दायरे के अंदर रहे, ये गवर्नमेंट ऑफ द डे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आप मुझे बताइए कि कल का मतलब चंद साल पहले तक पहाड़ों के पीछे तालिबान पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि हम इस्लामाबाद पहुंचना है। आप उनके साथ बात करते थे तो वो कहते थे कि हमने फलां लॉ लेके आना है सवात में, या फलां हमारा आइन होना है। तो गवर्नमेंट ऑफ द डे की जिम्मेदारी भी आइन के अंदर होती है। आपने आइन के अंदर लोगों को एंगेज करना, आइन से बाहर एंगेज नहीं करना। अगर तो कोई आइन की डोमेन के अंदर खेल रहा है, हम रेडी हैं आप उसके साथ एंगेज करने को। लेकिन अगर कोई बार बार मुल्क की सलामती के ऊपर हमला आवर है, इसलिए फायदा इसलिए है कि आप 2 लोगों को टारगेट करें, 2 को अदारे से अलग करें, क्योंकि आपको यह अंदाजा हो गया हुआ है कि पाकिस्तान के तमाम इदारे, फौज हो, आपकी जुडिशरी हो, आपकी हुकूमत हो, वो एक पेज पे हैं और आगे जाना चाहते हैं। आप कहते हैं कि इसमें से किसी एक इदारे को बाहर निकालें। जब बाहर निकालेंगे उसका तरीका ये कि आप आर्मी चीफ पे, डीजी पे आप अटैक करें और रैंक एंड फाइल और उनके दरमियान में डिफरेंस लेके आए। आपका तो मकसद पूरा हो जाएगा, आपको तो एनआरओ मिल जाएगी अगर ऐसा हुआ। लेकिन आपको इस बात का कोई ख्याल है कि क्या हमारे सीरिया के लोगों से हमारे 2 बाजू ज्यादा हैं, या इराक के लोगों से किसने मांगा आपसे एनआरओ? तो आप कर लेके आए एटीसी कोर्ट से। अच्छा मेरा वक्त खत्म हो गया। 30 सेकंड्स क्विक क्वेश्चन। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम इनसे एंगेज नहीं करेंगे, हम इनसे एंगेज बिल्कुल अब नहीं करेंगे। एनआरओ आपने लिया, एनआरओ आप ले रहे हैं। एनआरओ चले शहबाज आपका आ गया 30 सेकंड्स एंड यू नो द 30 सेकंड्स। बयानिए को वो कह रहे हैं कि हमने एंगेज नहीं करना, उनसे एंगेज नहीं करना। वो कहते हैं हमने एंगेज नहीं करना। हमेशा या फौज आर्बिटर बनती है या सुप्रीम कोर्ट बनती है। इस बार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी उन्होंने तल दिया, कानून कहता है फौज को भी तल दिया। जमहूरी का अदालत तो फिर क्या होगा? जमहूरियत रिवायत उसके तहत चले तो अगला एक प्रोग्राम में से कल भी कर लीजिएगा। एक गैर तीसरा मुल्क है, बरादर इस्लामी मुल्क है, नाम नहीं मैं ले रहा क्योंकि आपकी भी नौकरी अजीज है मुझे। उनके पैसे पे ये सारे जलसे हो रहे हैं, उनके पैसे भी ये सब कुछ खेल रहे हैं। अगर इन्होंने आर्बिट्रेशन करनी होती तो बीच में किसी को घर को तो छोड़ते ना कहीं पे। ये तो चाहते हैं सिस्टम क्रैश हो। वो मुल्क तो नहीं है जिसका 3rd मोस्ट पावरफुल आदमी कहते हैं कि बिजनेस डीलिंग में। जी हाँ, ये वही मुल्क है। खैर चलें, थैंक यू वेरी मच। आप तमाम पैनलिस्ट का वक्त ख़त्म हो गया। नाज़रीन, बात है कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत हैं, लेकिन हालात जेन्युइनली बहुत इस वक्त डेंजरस हालात हुए हुए। अपोजिशन की अगर स्ट्रैटेजी ये है कि हम निज़ाम को बिगाड़ लें तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक कामयाब हो रहे हैं। गवर्नमेंट को बहरहाल मैच्योरिटी और ज़्यादा खुलेपन का मुजाहरा करना होगा और इस रवैये से हटना होगा कि हम इनसे बात नहीं करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे अगर निज़ाम में कोई तब्दीली आती है, अगर कोई गड़बड़ होती है, अगर ये पूरा चलता हुआ सिस्टम में कोई ब्रेक्स लगती हैं, तो नुकसान गवर्नमेंट का नहीं है, आम लोगों का है, नुकसान पाकिस्तान का है। सो वी नीड पोलिटिकल मैच्योरिटी फ्राम बोथ साइड्स। और अगर जहाँ ये हदूद और क़यूद से बाहर हो रहे हैं तो फिर लॉ, जैसे मुबशिर कह रहे थे, फिर गवर्नमेंट को भी चाहिए कि मेरी लॉ इम्प्लीमेंट करे। ये खाली धमकियाँ जो सी हैं मजाक बन जाता है। मुल्क मजाक से नहीं चलते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।